नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। भले ही ऊपर से ये दिखाया जा रहा हो कि जीत के एक ऐसे रथ पर सवार हो गए हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कि अब उनको रोक पाना नामुमकिन है। अब चाहे वो जिस भी तरीके से कर रहे हैं वह मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे चुनाव आयोग हो, एजेंसीज हो, खरीद फरोख्त हो, वो सब आपके सामने है। लेकिन सरकार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ ये खबरें ये बताना कि देखिए किस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी और मजबूत होते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के अंदर जो खलबली मची हुई है पूरी तरीके से, जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हुए हैं। और कल रात से, या मैं कहूं ये सिलसिला शुरू हुआ था 23 नवंबर से, जब हितेश जैन जो हैं लॉ कमिश्नर, उन्होंने इस्तीफा दिया था और प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तब से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार ये मामला आगे बढ़ता गया, और कल रात से तो इसने एक बड़ा रूप इख्तियार कर लिया है। और खासतौर पे मैं बताऊं, जब से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इल्जाम लगाए हैं, उसके बाद से लगातार ये खबर बड़ी बनती जा रही है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी किसी चीज से बहुत डरे हुए हैं। सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बारे में मैं बात करूंगी और आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पुतिन जो है वो भारत के दौरे पर हैं। 28 घंटे के करीब वो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो दोनों साइन करने वाले हैं, हिंदुस्तान और रशिया। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने एक धमाका किया है, और राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ डाले हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रोटोकॉल है उसको इस सरकार नहीं निभा रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना रहा हो या फिर मनमोहन सिंह का जमाना रहा हो। विपक्ष के नेताओं को जो डिग्निटरीज दूसरे मुल्कों से आते रहे हैं उनसे मिलवाया जाता रहा है। अब पुतिन आ रहे हैं, लेकिन पुतिन से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं मिलवाया जा रहा है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है और कैसे पुतिन के आने से पहले ये तमाम खबर जो है वो बड़ी बनती जा रही है, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। पहले राहुल गांधी को सुनिए क्या कहा है उन्होंने। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रशिया के साथ ये है रिलेशन। देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। तो फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती, नरेंद्र मोदी नहीं फॉलो करते हैं, और हमें यह बताया जाता है कि मिलने से मना किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष से या फिर विपक्ष से ना मिला जाए। सोचिए ऐसी क्या राज हैं जो ये सरकार छिपाना चाहती है, जो ये सरकार नहीं चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष आने वाले जो डिग्निटरीज हैं, जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं, उनसे मुलाकात ना करें। और इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो
तो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है और नहीं मिलने देने चाह रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम लगाया गया है। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, इल्जाम नहीं, जाहिर सी बात है अगर मिलने नहीं दिया जा रहा है। और हमने देखा भी कि कोई भी फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, कोई भी अध्यक्ष आते हैं किसी भी कंट्री के, तो ऐसा नहीं होता कि नेता प्रतिपक्ष से उनकी मुलाकात की जाए। नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है, लेकिन ये सरकार किस तरह से डरी हुई है और किस तरह से इसका एक तानाशाही जो रवैया है वो हर चीज में सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जो कल रात से खबरें बनी हुई हैं उसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। कल एकदम से मैं कहूं कि एक तरह का जलजला सा आ गया, एक तरह का हो हल्ला सा मच गया जब प्रसार भारती के जो चेयरमैन हैं नवनीत सहगल, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा जो है वायरल हुआ, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो पहले इस्तीफा हुआ हितेश जैन का, उसके बाद इस्तीफा हुआ नवनीत सहगल का, और फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री के जो ओएसडी हैं हिरेन जोशी, उनका भी इस्तीफा उनसे ले लिया गया है। इस तरह की खबरें सामने निकल कर आई, पूरे सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड करने लगी और अभी तक भी यह खबर ट्रेंड कर रही है। हिरेन जोशी जिनको नहीं पता है कि वो कौन है, उनको सुपर एडिटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो एडिटर्स गोदी मीडिया में आप देखते हैं, उनके ऊपर भी जो एडिटर है उसको सुपर एडिटर के तरह से हिरेन जोशी का नाम लिया जाता है। यानी कि ये भी कहा जाता है कि मोदी के आंख, कान, नाक, जबान सब कुछ जो है वो हिरेन जोशी हैं। और अब से नहीं, 2008 से हैं, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से थे, तब से लेकर अब तक वो एक तरह से साए के साथ नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये भी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया था और उसके बाद लगातार ये बातें कही जाती रही अलग अलग तरीके से। जिन लोगों ने गोदी मीडिया को छोड़ा उन्होंने भी ये बताया कि हिरेन जोशी जो है बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पर पूरे गोदी मीडिया को ये ब्रीफिंग होती है, क्या हेडलाइन जानी है, कितनी नफरत फैलानी है, क्या कुछ करना है, कौन एंकर क्या करेगा, क्या टिकर जाएगा, क्या हेडर जाएगा, कौन हेडिंग होंगी। यानी कि पूरी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं मीडिया को और वो सब कुछ बताते हैं कि क्या कुछ किया जाना है। और मीडिया यानी कि एक तरह से मोदी का भोपू, यानी कि जो भी वो उनकी तरफ से कहा जाता है वही सब वहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं। तो सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि जो सबसे बड़े राजदार मोदी के, जो बिल्कुल मोदी के साथ साए की तरह, जो मोदी के हाथ, कान, नाक, जो हर जगह मोदी के साथ जाते हैं, उनका इस्तीफा क्यों ले लिया गया। और इस चर्चा की शुरुआत हुई जब पवन खेड़ा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है,
सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो यहाँ पर पवन खेड़ा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, हिरेन जोशी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्या में उनके हाथ की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप सब को वो जो ब्रीफिंग देते हैं या आप सबकी जबान बंद करते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, बैटिंग ऐप की वो बात कर रहे हैं लगातार। और इसके अलावा ये बहुत संगीन आरोप हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के वो ओएसडी हैं और फिर उसके बाद ये भी खबर आने लगी कि भाई अब नए ओएसडी जो हैं वो प्रधानमंत्री के होंगे कोई। फिर उसके बाद पता चला कि जो हिरेन जोशी हैं वो वापस आ गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अभी क्या पुतिन क्योंकि हिंदुस्तान में है, क्या इसलिए अभी इस खबर को दबाया जा रहा है? दूसरी सवाल ये है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, क्या इसलिए इस खबर को दबाने की वजह से हिरेन जोशी की वापसी कर दी गई है या सिर्फ ये हेडलाइंस मैनेज की जा रही हैं? क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत डरे हुए हैं मोदी, ये साफ तौर पर दिख रहा है, अमित शाह डरे हुए, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये क्या सिर्फ जो सत्ता अब मोदी के बाद किसके हाथ में जानी है या फिर कौन है नंबर 1 कौन है नंबर 2, क्या ये उसकी किसी तरीके की अंदर खाने कोई जंग है जिसकी बलि जो है इन शक्लों के तौर पर चढ़ाई जा रही है जो फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रहा है? ये सवाल तमाम जो है वो मेरे नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत पूरे तरीके से जो तैर रहे हैं ये सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एप्स्टीन फाइल से लेकर और यहां अभी जिस ऐप की बात की जा रही है, जिस सट्टेबाजी की जिसकी जो बात की जा रही है, उस सब में कौन कौन संलिप्त हैं, कौन सा ये बड़ा भ्रष्टाचार है जिसको छिपाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल में आपको पता है किस किस के नाम जो हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे लेकर हरदीपुरी से लेकर सबके नाम सामने आए, उस खबर को भी दबा दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं ये जो बताती हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन खबरों को दबाया जा रहा है, ये खबरें बहुत बड़ी हैं और जाहिर सी बात है गोदी मीडिया तो इन खबरों को किसी भी कीमत पर उठाएगा ही नहीं। इतनी बड़ी खबर, इतने बड़े बड़े रेजिग्नेशन और ये जो तीनों नाम हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे से इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके बारे में बात नहीं की जा रही है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नवनीत सहगल जो है प्रसार भारती के चेयरमैन, उन्होंने ही गोदी मीडिया के जो एक पत्रकार रहे जो अब हमारे टैक्स पेयर की जो मनी है करोड़ों की सैलरी देकर उनको दूरदर्शन में जो शो जो है वो दिया गया है, उनको भी उन्होंने ये हायर किया था। ये हिरेन जोशी जो है उन्होंने नवनीत सहगल को हायर किया था। लॉ कमीशन जो है उसमें जो हितेश जैन है उनको भी इसी तरह से हायर किया गया था। तो ये शुरुआत नवंबर से हुई और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला क्या आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है वो ये कि देखिए कि किस तरह से सरकार कितनी मजबूत और क्या कुछ इसके अंदर ऑल इज हंकी एंड डोरी, और दूसरी तरफ आप ये देखिए क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। चलिए इसी सब पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज किया जाए। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। मैं पुतिन की खबर पर आऊंगी और उसके लिए मैं अरुण जी आपके पास आऊंगी और मैं तफसील से आपसे जानूंगी। लेकिन सिद्धार्थ जी शुरुआत में अगर आपसे करूं, ये जो तीन नाम हितेश जैन, हिरेन जोशी, नवनीत सहगल, क्या है ये गुत्थी और क्यों ये कल से ट्रेंड हो रहा है, क्यों इनकी बातें इतनी ज्यादा की जा रही हैं? और पहले ये कहा गया कि उन्हें हटा दिया गया, फिर बताया जा रहा है कि उनको वापस ला दिया गया है। आखिर क्या राज है, क्या राजदारी है जिसको छुपाया जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी हिरेन जोशी का नाम लिया था और पवन खेड़ा ने भी इसको लेकर अब पूरी तरीके से पर्दाफाश किया है। क्या लगता है सिद्धार्थ जी अभी साथ में नहीं है? ओके, तो सिद्धार्थ जी अभी ज्वाइन करेंगे। फरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। फरा आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। फरा, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए कि ये नाम जो ट्रेंड कर रहे हैं इनसे आखिर
क्या राज है जो छिपाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था तो मैं सुन नहीं पाया आपकी पूरी जी, बात। मैं कह रही हूँ हिरेन जोशी हो चाहे नवनीत सहगल हो जो कल से रेजिग्नेशन हुए हैं, आखिर और फिर वापसी अभी आ जाना हिरेन जोशी का, ये सब कुछ आखिर क्या दिखा रहा है? ऑल इज नॉट वेल इन गवर्नमेंट ये दिखा रहा है? क्या राज है जिनको छुपाया जा रहा है? लगता है फिर से सिग्नल में प्रॉब्लम हो गई है। अरुण जी आपसे मुझे शुरुआत करनी होगी। अरुण जी क्या ये दिखाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? नहीं, ये स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है बुशरा जी। क्या दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हिरेन जोशी के हटने की बात आना या हटाए जाने की बात आना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। 2008 से लेके 2025 लगभग 17 साल 18 साल से मोदी जी और हिरेन जोशी जी का साथ है। यहां पर कल जो खेड़ा साहब ने सवाल उठाए हैं उनका जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बेटिंग ऐप की बात हो या उन फाइल्स की बात हो जिनको लेकर के पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, इनमें नाम आना और उसके बाद जैन साहब और सहगल साहब की विदाई, अचानक विदाई और इनके जाने और रुकने की खबर आना, इसका मतलब है कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस वक्त देश में रूस के मुखिया आए हुए हैं, उनका दौरा है और उस दौरे के समय इतना बड़ा कांड होना कि नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त, सबसे करीबी साथी का इस तरह से आरोपों में घिरना, कांग्रेस के आरोप के बाद जिस तरह से पीछे हटे और आगे बढ़े, दोनों चीजें हुई हैं। कोई ना कोई तो बात है जिसको सरकार छुपाना चाहती है और इसके साथ आपको वो चीज भी जोड़नी पड़ेगी कि सरकार ने ऐसे तय किया है कि विपक्ष पुतिन साहब से मिल ही नहीं सकता है। ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बात इस लेवल पर हुई है जिसको दबाया जा रहा है, जिसको सतह पर आने से रोका जा रहा है। एक और बड़ी चीज ये है जो खेड़ा साहब ने कहा, आपका गला, मीडिया में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपका गला घोटने के काम, तो सब जान रहे हैं कि जोशी साहब क्या करते हैं। जोशी साहब सुपर एडिटर थे इंडियन मीडिया के, जो मीडिया सामने है, जो सरकार के आगे, जिसको हम लोग ओडी मीडिया कहते हैं, कि उसमें किसको कहां नौकरी मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि जो आदमी जेल हो ब्लैकमेलिंग के आरोप, वो भारत में बैठ के और इतनी मोटी सैलरी पर बैठा है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जिसने एक स्कूल टीचर को जिस तरह से उसका करियर खराब किया था, तो ये सारी चीजें जो है ये साबित करती है कि कहीं कोई गड़बड़ है। और जो चीज है ये है बेटिंग ऐप क्या है, बेटिंग ऐप में कौन कौन इन्वॉल्व है और इनकी क्या भूमिका है, जोशी जी के कारोबार क्या है, जोशी जी क्या क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ इनका पार्टनरशिप है, किसको संरक्षण दे रहे थे, कहाँ इन्होंने क्या हस्तक्षेप किया है, पीएमओ के नाम पे क्या खेल किया है। अब ये चीजें तो खुल के सामने आएंगी और इनको आने से रोकने के लिए चाहे वो जैन साहब गए या श्रीमान सहगल साहब गए, इन सबकी जो विदाई हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है, इशारा करती है कि पीएमओ में सब ठीक नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की वाहवाही लूटते हैं खुद की छाती ठोक कर कि एक 56 इंच का सीना दिखा के कि उनसे बड़ा तो पाक साफ कोई नहीं है, वहां कोई ऐसा कांड हुआ है जिसने पूरे पीएमओ को हिला दिया है। और इनको जोशी जी के जाने की खबर, फिर जोशी जी को रोके जाने की खबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोशी मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो हटाया गया और वापस लाया गया, कोई ना कोई बात तो है। अगर जोशी गए और आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो यह था कि नरेंद्र मोदी दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकते थे। अब जोशी वापस कैसे आए हैं? ऐसे कौन से राज हैं जो 17-18 साल से जो एक दूसरे के करीब हैं, जो जोशी जी के पास हैं, जिसके चलते मोदी जी मजबूर हुए उन्हें वापस लेने को। और कितने दिन रहेंगे ये अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि पुतिन के दौरे के समय मीडिया को पूरी तरह नियंत्रित रखना,
मीडिया में कोई बात ना उठे, क्योंकि राहुल ने बड़ा आरोप लगाया है और ये चीजें बहुत कुछ हो रही हैं। तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इस वक्त सरकार में सब ठीक नहीं है। एक तरफ हमारे पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, जबरन SIR का मुद्दा चल रहा है, अब तक दर्जनों BLO मर चुके हैं, लाखों लोगों के नाम कटने की खबरें लगातार आ रही हैं, हर राज्य में जहां जहां SIR चल रहा है। अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि जहां चुनाव नहीं है वहां 1 महीने में SIR कराने की जरूरत क्या है, और जो शर्तें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है, जबकि बिहार चुनाव पहले से चल रहा है। ये सारा मुद्दा नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो वोटिंग का राइट तो पैदाइशी है, अब सरकार पहली बार ये सब चीजें चुनाव आयोग के जरिए करवा रही है, जो ये काम चुनाव आयोग का नहीं है वो चुनाव आयोग कर रहा है। तो कैसे इन सब चीजों पर जो सवाल उठ रहे हैं उनसे बचने का तरीका सरकार ढूंढ रही थी, लेकिन ये नई चीज आई है तो ऐसा है सतह के नीचे कोई बहुत बड़ा मुद्दा या बहुत बड़ी बात पक रही है जो मोदी सरकार को परेशान कर सकती है। अन्यथा ठीक है, आप बिल्कुल मैं आपके पास लौट रही हूँ और मैं इसके बारे में और तफसील से बात करूंगी, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये जरूर कही है कि जाना और फिर आना। पहले खबरें जाने की, हालांकि कोई ऑफिशियल रेजिग्नेशन तो देखा नहीं गया है कि कोई ऑफिशियल रेजिग्नेशन था, लेकिन तमाम लोग, बड़े बड़े पत्रकार तक, सबने इस चीज को जो है कहा कि उनकी विदाई हो गई। लोगों ने बाकायदा तौर पर इसको खबर भी बनाया और कई पोर्टल ने इसको छापा भी है, लेकिन उसके बाद फिर ये खबर आई कि नहीं उनको तो वापस फिर बुला लिया गया है। और लेकिन दो जो कंफर्म है वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास है ही, वो चाहे वो प्रसार भारती के चेयरमैन हो नवनीत सहगल हो या फिर हितेश जैन हो, ये दो तो रेजिग्नेशन हो ही चुके हैं, उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। हिरेन जोशी का ही तो वापसी हुई है। तो ये सवाल यही है कि सिद्धार्थ जी कि आखिर कौन से वो राज हैं जो छिपाए जा रहे हैं, जिनकी पर्देदारी है, जिसकी वजह से PMO जो पहले तो ऑब्वियसली पब्लिक ऑफिस है, लेकिन हमने इन 12 सालों में ये देखा है, ये ट्रेंड तब्दील हुआ है कि अब वहां से कोई खबरें पत्रकारों को मिलती भी नहीं है, वरना PMO के हवाले से ये खबर, PMO के हवाले से वो खबर, ये आया करती थी। अरुण जी भी बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, लेकिन इन 12 सालों में अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इस तरह की कोई खबरें नहीं आती हैं। अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ही वो जो PM के OSD हैं वो ही बताते हैं, हिरेन जोशी बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल करना। अब एक ऐसा शख्स, उसको आखिर अचानक से हटाना, ये खबर चलना या उसके करीबियों को हटा देना, एक के बाद एक रेजिग्नेशन होना, ये क्या दिखाता है? ये एक तो ये दिखाता ही है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़े राज हैं जिनको छुपाया जा रहा है। वापसी ये जरूर दिखाती है कि या तो कोई तरह की ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि इतने दिन से 2008 से साथ थे। आखिर है क्या? ये तो बड़े गंभीर सवाल पैदा करता है। निश्चित रूप से राज है, जो मामला है ये बहुत संगीन है और कहीं न कहीं इसमें समस्या यह है कि हो सकता है ये अंदर से कुछ दिनों बाद पता चले कि सिर्फ संगीन नहीं है, रंगीन भी हो सकता है। क्योंकि होता यह है कि हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक चीज का, उपकरण का, टूल की जरूरत पड़ती है। मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो या तो मुझे अपनी गाड़ी चाहिए या तो ऑटो टैक्सी कुछ करता हूँ। तो उसी तरह से सरकार नाम की जो इकाई है उसको भी काम करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए अफसरशाही के जरिए वो करती है, जिसे आप संविधान में कहते हैं कार्यपालिका। तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही हो गया कि मान लीजिए सरकार को फोन मान लीजिए, तो वो फोन तो तभी काम करेगा जब उसके अंदर कोई सिम कार्ड हो, सर्विस प्रोवाइडर, किसी सर्विस प्रोवाइडर का सिम कार्ड हो। आप सिम डाले बिना वो फोन काम नहीं करता और सिम निकाल दीजिए तो फोन डेड हो जाता है। अब अचानक से सालों पुराना सिम अगर कोई बदल रहा हूं, मैं नंबर अपना बदल रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा कि क्यों परेशानी मोल ले रहे हो भैया, इतने साल से तो तुम्हारा सिम कार्ड ठीक चल रहा था, तुम्हारा नंबर ठीक चल रहा था, अचानक वो सिम क्यों बदल रहे हो? तो मेरे ख्याल से ये सब शुरू हुआ है, इसका जो राज है, ये राज है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो भाजपा के ही और RSS के बहुत पहुंचे हुए, बहुत पुराने और बहुत दिग्गज नेता हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में काफी सारे मीडिया चैनल्स को कुछ राज की बात बताई है, और राज की बात मुख्य रूप से उनका ये कहना है कि भाजपा और भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो चाल, चरित्र और चेहरे की शुद्धता पर काम करता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है
कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है या भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के निकट में जो अफसरशाही है, उन्होंने तो यहाँ तक कि कुछ बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकारों का भी नाम ले लिया कि इनका चाल चरित्र चेहरा उतना साफ नहीं है जितना ये दिखता है, और ये आने वाले समय में शायद एप्स्टीन फाइल में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और उसके अफसरों के चाल चरित्र पर सवाल उठने वाले हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के एक मंत्री हैं पुरी जी, उनका नाम तो एप्स्टीन फाइल में आ भी गया है। तो यहाँ पर जिस दिन से सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है, उस दिन से एक भानुमति का पिटारा खुल गया है, जैसे कि आप पेंडोरास बॉक्स कहते हैं। मतलब ये हो गया है कि सिम, ये जितने भी करप्ट सिम खराब हो गए हैं, वो करप्ट सिम है, उसको सिम को निकाला जा रहा है। लेकिन पीछे में ये भी हो सकता है कि आप सिम निकाल भी दीजिए तो हो सकता है फोन ही खराब हो, फोन भी हैंग हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो भाजपा का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव है, ध्यान में रखिएगा, भाजपा लोगों का वोट शेयर लेने से पहले लोगों का माइंड शेयर कैप्चर करती है, लोगों की मानसिकता के ऊपर वो अपना कब्जा जमाती है, और भाजपा के मानसिकता, लोगों की मानसिकता के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए उसके नैरेटिव में कल्चरल नेशनलिज्म या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन उससे बहुत कुछ मैसेज जाता है। तो अब हो ये रहा है कि एक तरफ तो भाजपा बात करती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, दूसरी तरफ अगर आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय विकृति उसमें दिखने लग जाएगी, तब तो, क्योंकि होता यह है कि आप जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जो सांस्कृतिक लोग होते हैं उनके अंदर तो कोई विकृति हो नहीं सकती, वो तो कोई अनैतिक काम करेंगे नहीं। आप अपने आप को अगर भगवान बताते हैं, आप अगर अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, तो ये तो नहीं बता सकते कि हमारा चाल चरित्र चेहरा खराब है। तो आप अपना चाल चरित्र चेहरा ठीक रखने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनकी अब राष्ट्रवाद की पोल खुलने वाली है, इनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसकी अंतरराष्ट्रीय विकृति बाहर निकलने वाली है। इनकी हालत हाल फिलहाल समय में हो सकता है गाइड फिल्म के देवानंद जैसी हो, थे तो कुछ और दिखने के लिए चले गए, उसके चक्कर में बाद में अंत में शहीद होना पड़ गया। तो होता यह है कि सांस्कृतिक लोग क्योंकि कोई अनैतिक काम नहीं करते और राष्ट्रवादी लोगों के कोई अंतरराष्ट्रीय खुलासे नहीं होते, फिर से मैं बोलता हूं, सांस्कृतिक लोगों के अंदर कोई विकृति नहीं होती, उनके अंदर कोई अनैतिकता नहीं होती, और आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो आपका खुलासा अंतरराष्ट्रीय नहीं हो सकता। अब यहाँ पर तो सवाल ये उठ रहा है कि सेवा तीर्थ का जो प्रमुख पुजारी है वो पुजारी है या जुआरी है। सांस्कृतिक कानून बनाने वाले, जो लॉ कमीशन की आप बात कर रहे हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, उन्हीं के अंदर तो कोई असंस्कृति या कुसंस्कृति नहीं घुस गई है। विश्व गुरु का नाम का विश्वविद्यालय चलाने वाले उनके जो समकुलपति हैं वो कहीं अनैतिक काम में तो नहीं आ गए हैं। आपको ये भी कहानी बतानी चाहिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है। चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहां पर एक विश्वविद्यालय है, उनकी समकुलपति जो है वो भी इस तरह का अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं, राजदूतों के साथ उनका उठना बैठना है, उनका भी विदेश बहुत आना जाना है। तो अब ये बताइए कि डंका बजाने वाले हिमानी सूद हाँ, मुझे बाकायदा तौर पर, हाँ, मुझे नाम याद नहीं था। हाँ जी, हम उनका नाम ले सकते हैं, और हरदीप पुरी से उनके क्या रिलेशन है, उसकी बात, ये तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर लोग, जो खासतौर पर पत्रकार जो इस तरह की तमाम स्टोरीज करते हैं, उन्होंने सबने पूरी कलई खोल रखी है। यहाँ तो हम बहुत समझ कर कह रहे हैं क्योंकि जब तक प्रूफ ना हो बात ना की जाए, लेकिन ये तमाम चीजें तो कोई भी जाकर एक्सपर्ट जाए, उसको हर दूसरा ट्वीट यही मिलेगा उसको। जी जी जी, वो मैं नाम भूल गया था क्योंकि अब इतनी कुछ बातें होती हैं। तो आपने जो कहा ना सूद मैडम, तो सूद मैडम है, उनका हरदीप पुरी जी के साथ किसी न किसी तरह का उठना बैठना है। वो एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल माइनॉरिटीज फेडरेशन ऐसा कुछ चलाती हैं, जिनका कि विदेशी राजनयिकों के साथ उनका उठना बैठना है। अब मुझे बताइए, ये जो विदेशी राजनयिकों के साथ उठना बैठना है, एप्स्टाइन फाइल में जिन लोगों का नाम आने वाला है या हरदीप पुरी जी का नाम आया भी, तो वो भी तो इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय राजनयिक थे। अब इस तरफ आप पूछिए प्रचार भारती या प्रसार भारती जो है, तो उसका काम ही है डंका बजाना। जिसका काम है डंका बजाना, उसी की आज लग रही है लंका लगी हुई है। तो इसका मतलब ही यह है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भेड़ों के बीच में एक भेड़िया छोड़ दिया है, और चारों तरफ अब एक भेड़िया धसान हमको देखने को मिल रहा है। होता यह है कि शतरंज जब खेला जाता है तो राजा हमेशा प्यादों के पीछे छुपा रहता है ताकि उस पर हमले नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि लगातार प्यादे जो हैं वो सामने के प्यादे अगर शहीद किए जा रहे हैं, इसका मतलब राजा के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है। राजा खतरे में है, राजा अपने आप को बचाने के लिए प्यादों को शहीद कर रहा है। मेरे ख्याल से अगले 15-20 दिन
या एक महीने मतलब आने वाले साल न्यू ईयर आने से पहले, ऐसे भी अंतिम साल के अंतिम महीनों क्या कहते हैं दिसंबर वगैरह में बड़े दिन की छुट्टी वगैरह आती है, ये जो आने वाला समय है ये बड़ा संगीन भी होगा और बड़ा रंगीन भी होने की संभावना है। संगीन और रंगीन दोनों होने की संभावना है, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल में जिन जिन लोगों का नाम है, ध्यान में रखिएगा, एप्स्टाइन फाइल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एप्स्टाइन फाइल के साथ दो समस्याएं आने वाली हैं, ध्यान में रखिएगा, दो समस्या। एक समस्या उसका जो डेटा है, 30 जीबी उसके अंदर डेटा है। 30 जीबी डेटा का मतलब होता है आपके फोन के अंदर 30,000 पीडीएफ फाइल आना या 60,000 फोटो आना, ये दोनों आपके फोन में आ नहीं सकता। मैं केवल अंदाज के लिए बता रहा हूं, इतना डाटा है। और इसमें लोगों का जो नाम आने वाला है, और दूसरा होने वाला यह है कि ये जो एप्स्टाइन फाइल खुलने वाला है, ये कोई खोजी पत्रकार नहीं खोलने वाला है, ये कोई एप्स्टाइन खुद नहीं बोलने वाला है। अमेरिकी संसद ने, जैसे भारत में कोई संसद बैठती है तो एक संसदीय समिति जेपीसी बैठती है, वैसे ही अमेरिकी संसद ने वोटिंग करके एप्स्टाइन फाइल को खोलने का निर्णय लिया है। अब जब ये एप्स्टाइन फाइल खुलेगी तो ये एक सरकारी संसद का दस्तावेज होगा, तो इसमें किसी का भी नाम आएगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो किसी एजेंडे के तहत हमको बदनाम करने के लिए लाया जा रहा है, ये तो पैसा कमाने के लिए कोई कर रहा है, ये तो हमको कोई साजिश है। यहाँ पर क्योंकि संसद का, अमेरिकी संसद का ये अधिकृत दस्तावेज आने वाला है, तो मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि खुद ही हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि वो बीजेपी और आरएसएस से उनके संबंध हैं, लेकिन अमेरिका से भी उनके बहुत पुराने और बहुत गहरे संबंध हैं। मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एप्स्टाइन फाइल के बारे में बोल दिया, पहले उन्होंने टीवी पर इंटरव्यू एक से अधिक दिया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट किया, उसके बावजूद उनके पुराने ट्वीट अभी तक जीवित हैं। मेरे ख्याल से इन सब चीजों का, क्योंकि आप अगर इसका क्या कहते हैं तार देखिए, तो ये सारे के सारे तार कहीं ना कहीं विदेशी संबंध से, विदेशी चीजों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसका विदेश, ये जो डर है या इसके जो तार हैं, ये मेरे ख्याल से विदेशी खुलासे से संबंधित हैं। तो विदेशी अगर खुलासा होता है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बारे में, जो भाजपा शीर्ष नेतृत्व चाल चरित्र चेहरे को इतना महत्वपूर्ण बताता है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, उसके बारे में अगर अंतरराष्ट्रीय विकृति उसकी उजागर हो जाए, तो पूरा का पूरा उनका जो क्या कहते हैं मूल ढांचा है, वो जो उनका जो दो बैलून है, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद नाम का जो दो गुब्बारा है, उसमें एप्स्टाइन फाइल नाम का एक क्या कहते हैं तीर लग जाएगा, तो पूरा का पूरा गुब्बारा इनका धराशायी हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसीलिए अंदर से एक बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, एक पैनिक है। नहीं तो इतना पैनिक नहीं होता है, हमने भी देखा है 10-11 साल में इन लोगों के पास, क्योंकि कोई भी मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर देता हूं, क्योंकि मेरे बाद फराज साहब भी बोलेंगे। भाजपा अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बोलती भी है, और उस पर उसको गर्व भी करती है कि हम बहुत बड़ा संगठन है। तो संगठन का हमेशा एक चरित्र होता है कि संगठन कभी भी न्याय प्रधान नहीं होता, वो अपनत्व प्रधान होता है। क्योंकि संगठन में जो भी आदमी काम करता है, संगठन वो सही करे या गलत करे, हमेशा उसका बचाव भी करता है, उसकी रक्षा में भी खड़ा होता है। इसीलिए आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह जैसा केस था, महीनों तक, करीब करीब सालों तक उनके बारे में बदनामी आती रही, लोग उसके बारे में, भारत के ओलंपिक पहलवान तक उनके बारे में नाम लेते रहे, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं हटाया। क्योंकि बीजेपी अपने आप में, क्योंकि संगठन प्रधान इकाई है, तो संगठन में अपने लोगों को डिफेंड किया जाता है, वो गलत भी करते हैं उसके 100 खून माफ होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप समाज निर्माण की बात करते हैं, तो कभी भी समाज निर्माण अपनत्व प्रधान नहीं हो सकता, समाज निर्माण हमेशा न्याय प्रदान होता है। आप अगर एक जज हैं, तो आपके सामने अगर आपका बेटा गलती करके आए, तब भी आपको वही सजा देना पड़ता है, और कोई मुजरिम कोई काम करके आए वही सजा देना पड़ता है। समाज निर्माण में अपनत्व का स्थान नहीं होता, वो न्याय प्रधान होता है। लेकिन बीजेपी क्योंकि अपने आप को न्याय, कभी भी समाज निर्माण की बात नहीं करती, वो कहती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हूं, तो वो अपने गलत लोगों को भी अंत तक वो डिफेंड करती है, वो रक्षा करती है। ऐसे में भाजपा के इकोसिस्टम के अंदर के लोग, जो कि इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, ये इन्हीं का फोन है, ये इन्हीं का फोन है, इन्हीं का सिम है, अपना ही सिम और अपना ही फोन ये अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप, कोई अपना फोन और अपना सिम दोनों अगर वो पूरी तरह से क्या कह रहे हैं तोड़ फोड़ करके फेंक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में बहुत काला है। दाल में काला क्या, मेरे ख्याल से एप्स्टाइन फाइल निकलेगा तो संगीन तो मामला होगा ही, बहुत संभवतः बहुत ज्यादा रंगीन भी हो सकता है।
जी, संगीन ही नहीं रंगीन ही होगा और दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल ही काली है। ये भी इससे भी मुझे लगता है कि जल्द ही इस राज से पर्दा उठ जाएगा। एक और बात जो मैं सोच रही थी वो ये कि अब से पहले हमने नहीं देखा था कि पीएमओ से इस तरह से खबरें बाहर निकल कर आ रही थी। क्या मोदी जी के दफ्तर में कोई भेदी घुस गया है जो इस तरह से खबरें लीक कर रहा है? क्योंकि कल पवन खेड़ा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये तमाम चीजें कि कैसे ये एक सट्टे की ऐप से जुड़ा हुआ है, किसका किससे क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें पवन खेड़ा बता रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई है जो ये खबरें बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की हमने 12 साल में देखा कि खबरें लीक नहीं होती। पहले तो सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें चला करती थी, अब सिर्फ सूत्रों के हवाले से वो खबरें चलती हैं जो विपक्ष के लिए नुकसानदेह हो और सत्ता पक्ष की उसमें वाहवाही हो। आप कैसे देख रहे हैं फरा इसको? और ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोई खबर है, कोई स्टोरी है जिसको बताया जा रहा है और सिर्फ ऐसे ही तुक्का लगाया जा रहा है, बल्कि एक के बाद एक होते रेजिग्नेशन और जिस तरह की एक पूरी खलबली जो मची हुई है, ये बहुत कुछ बताती है। और ये भी बताती है कि बहुत सारे ऐसे राज हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों या एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए हों, इस सबको दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी लगता है कि नंबर 1 नंबर 2 की जो जंग है उसका भी रिलेशन इससे कहीं ना कहीं है। जी अभी जैसे आप कह रही थी कि एक बात अभी आपने कही अपनी बातों में कि क्या पीएमओ में राहुल गांधी के या कांग्रेस के लोग बैठ गए हैं या उनकी वफादारी कांग्रेस के लिए जाग रही है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जब वो चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर के एक पीसी कर रहे थे, उन्होंने उसमें कहा था कि चुनाव आयोग के अंदर से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। तो वो इस बात का इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बाकी हैं जिनका जमीर जिंदा है और वो उस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश की जो लोकतांत्रिक लीगेसी है उसको वो बरकरार रहे। तो संभवतः उनको लगता है कि एक व्यक्ति जो इसको इस लीगेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उसका नाम राहुल गांधी है, तो उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। पर सामने ना भी आया जाए लेकिन कम से कम उसकी नैतिक सहायता करनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल वही ट्रेंड इस पूरे खेल में नजर आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बाज़मीर आदमी है जो पीएमओ में बैठ गया है या उसका जमीर जाग चुका है और वो ये चाह रहा है कि ये जो हिरेन जोशी नाम का भाई बैठा है, जिसको मुंबई की भाषा में हम भाई कहते हैं, ये जो भाई बैठा है जो कि आईएएस भी नहीं है और पूरी ब्यूरोक्रेसी को चला रहा है, पूरा मीडिया चला रहा है, ये सुबह उठता है और मीडिया को फोन करता है, मीडिया को व्हाट्सएप करता है। जिस तरह से मुंबई में भाई लोगों का नेटवर्क होता है, उधर बोलो ए पप्पू जलेला इधर है, जमीन खाली कराने का, अपने को प्लाजा बनाने का उधर, तो ऐसे वो फोन करता है कि ये चले ट्रिकर लगाने का, ये वाला इधर राहुल गांधी को बदनाम करने का, ऐसे करके। तो ये जो आदमी कर रहा है बैठ करके पीएमओ में, उसके खिलाफ जो उसकी सच्चाई है उसको लेकर के जनता के बीच में वो आना चाहता है, लेकिन वो अपना चेहरा छुपा कर रखना चाहता है। और उसकी अभिव्यक्ति मुझे लगता है कि पवन खेड़ा के बयानों में होती है। और पवन खेड़ा ने ये कहा भी है कि अगर पीएमओ इस मामले में स्पष्ट नहीं करेगा, अपना मत स्पष्ट नहीं करता है, तो हम तो करेंगे। उन्होंने अंत में एक लाइन कह दिया कि अगर पीएमओ की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो फिर हम तो करेंगे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब यह है कि पवन खेड़ा ने कल जितनी बातें की हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे अधिक और उससे ज्यादा सूचनाएं उनके पास है मौजूद, और वो हो सकता है कि नेक्स्ट पीसी में वो तमाम सूचनाएं जनता के सामने लेकर के आए। लेकिन ये आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसका आभा मंडल बना हुआ है कि वो अजय है, वो विश्व विजेता है, विश्व गुरु है, जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो 2 लाइन नहीं बोल सकता है, उस व्यक्ति की ऐसी छवि निर्माण में ये जो जोशी नाम का व्यक्ति है, हिरेन जोशी नाम का व्यक्ति, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और कहीं ना कहीं इस बात की भी मुझे खबर है कि अंदर खाने भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 या नंबर 2 बनने की जो होड़ मची हुई है, जो अंदर का जो पावर स्ट्रगल है, भाजपा के अंदर का पावर स्ट्रगल जो है, उसको लेकर के जो होड़ मची हुई है। अभी जैसे हिमानी सूद की चर्चा हुई, खबर यह है कि हिमानी सूद को हिरेन जोशी चाहते हैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, और इसकी बाबत जो है उन्होंने जेपी नड्डा साहब से बात भी की है कि भाई उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। नड्डा साहब ने अमित शाह साहब से बात की है। फिर उसके बाद मुझे लगता है ये चीजें प्रधानमंत्री को नागवार लगी। कोई व्यक्ति कैसे
उनके मतलब ये तो डिसाइड वो करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कहां का विधानसभा चुनाव लड़ेगा, तो ये हिरेन जोशी कैसे डिसाइड करेंगे, या हिरेन जोशी की पैरवी पीएम को नागवार गुजरा फरा, या फिर आपको लगता है अमित शाह को नागवार गुजरा होगा? वैसे अमित शाह नहीं, अमित शाह को नागवार लगा है, अमित शाह को नागवार लगा है। और जाहिर सी बात है कि एक नया फेस उसको एस्टैब्लिश किया जाए अमित शाह के सामने हिरेन जोशी की पैरवी से, तो इसका मतलब वो अमित शाह के कंट्रोल से बाहर की चीज है। वो तो अगर वो कल को मुख्यमंत्री बन जाती है हिमाचल प्रदेश की, तो अमित शाह की वो थोड़ी सुनेंगे, या तो वो मोदी की सुनेंगे या जोशी जी की सुनेंगी, क्योंकि भाई वो लेकर के आए उनको सामने में। तो ये बातें मुझे लगता है कि अंदर खाने का जो पावर स्ट्रगल है उसके ये सब शिकार बन रहे हैं। अब सहगल साहब को देख लीजिए, ये चले गए। खबर ये सुधीर चौधरी को, ये जिनके बारे में अभी अरुण सर बता रहे थे कि कैसे इसने ये एक आपराधिक व्यक्ति है, ये एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है जिसको पत्रकार कहा ही नहीं जा सकता है। कैसे इसने उमा खुराना नाम की उस महिला पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा करके उसका पूरा स्कूल बंद करा दिया, उसका पूरा करियर चौपट कर दिया, उसकी लिंचिंग तक करवाने का माहौल इस व्यक्ति ने बनाया। और कई सारे नवीन जिंदल वाला मामला जिसके लिए लोग इसको तिहाड़ी भी कहते हैं, ये एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी, उसको दूरदर्शन जैसी संस्था में लेकर के आना भी नवनीत सहगल का कारनामा था। यही व्यक्ति सुधीर चौधरी को ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर दूरदर्शन में लेकर के आया 20 करोड़ के पैकेज देने के नाम पर। तो ये तमाम चीजें, और देखिए एकदम से उनका इस्तीफा हो गया। जैन साहब पहले ही जा चुके हैं, लॉ कमीशन वाले एक हैं, उनका भी इस्तीफा हो गया, उनका तो सरकारी घर भी खाली करा लिया गया है। सुनने में आ रहा है कि उनका तो सरकारी घर भी खाली करा लिया। लेकिन हिरेन जोशी का इस्तीफा हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की। और मुझे लगता है अगर इस्तीफा हो भी गया होगा तो क्या इस खबर की कोई व्यक्ति या कोई मीडिया हाउस इसकी पुष्टि करने की हिम्मत करेगा, जबकि वो इस व्यक्ति के कहने पर ट्रिकर और हेडर बनाता है अपने शो का पूरा दिन भर का पैकेज बनाता है अपने मीडिया हाउस का। वो व्यक्ति हो सकता है इस्तीफा हो गया हो, बाद में ले लिया गया हो, लेकिन खबर तो ये आ रही थी कि अभी कुछ दिनों के लिए अश्वनी वैष्णव को चार्ज दिया गया है। लेकिन अश्वनी वैष्णव और ये व्यक्ति कोई नए हिरेन जोशी कोई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे नहीं जुड़े हैं, ये गुजरात के समय से जुड़े हुए हैं। आज मैं दिन में 1 बजे एक पैनल में बैठा हुआ था, एक पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अब गोदी मीडिया छोड़ दिया है। वो बता रहे थे कि एक बार जो है ये व्यक्ति आया उनके पास, हिरेन जोशी जो है, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो ये दिल्ली आए हिरेन जोशी और उनसे मिलने के लिए गए। जो व्यक्ति बता रहे थे जो पैनल में, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस आया, उनको कहा कि देखिए मोदी जी को दिल्ली की मीडिया में जगह दीजिए और हम आपका दुबई स्पॉन्सर कर देंगे और आपका फैमिली ट्रिप हम स्विट्जरलैंड स्पॉन्सर कर देंगे। ये इस तरह की लालच उनको दिए गए, मतलब बतौर एडिटर। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने ऐसी कोई ऑफर कबूल नहीं की, इत्तेफाक से मैंने ऐसा कोई ऑफर कबूल नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये कि ये वो अकेले व्यक्ति नहीं होंगे जिनको इस तरह के ऑफर्स दिए जाते होंगे कि इनको जो है इनकी इमेज ब्रांडिंग करिए, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मीडिया हाउसेस में जाकर के ऑफर्स देते होंगे कि हम आपका स्विट्जरलैंड प्लान कर देते हैं, हम आपका यूएस प्लान कर देते हैं, हम आपका दुबई शारजा प्लान कर देते हैं, आप इनको स्पेस दीजिए मीडिया में। तो वो व्यक्ति कई 17-18 सालों से इनकी इमेज ब्रांडिंग की काम कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इनकी इमेज ब्रांडिंग के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो एप्स्टाइन फाइल के बाहर की भी चीजें हैं वो इनको पता नहीं होंगी। हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े शिकारी जो फंस जाते हैं, तो जैसे संजय यादव के बारे में अब कहा जाने लगा है कि संजय यादव के साथ तेजस्वी की बहुत सारी विदेश यात्राएं हैं, पता नहीं क्या कोई सीडी वीडी इनके पास है। हालांकि सीडी मास्टर तो अपने मोदी जी हैं, हिरेन उनकी पूर्व अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, जोशी जी, संजय जोशी, उनके बारे में कहा जाता था उनकी कोई सीडी है इनके पास में, वो उसी के हिसाब से उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें बुशा जी चल रही हैं। और इस बीच में देखिए कि एक पुतिन भारत आए हैं और पुतिन को राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल जो संसदीय परंपरा हमारी रही है उसको लेकर के आज राहुल गांधी जी ने उस पर बयान भी दिया है कि किस तरह से एलओपी को, यानी एलओपी सिर्फ मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो देश का एलओपी है वो भी भारत को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें थी, या और भी पहले जो सरकारें थी, जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या कोई गेस्ट आते थे तो किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष होते थे या विपक्ष के जो नेता होते थे उनको किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता था, उनसे मुलाकात कराई जाती थी, बाकायदा अरेंजमेंट किया जाता था। और राहुल गांधी मिलेंगे, मान लीजिए पुतिन से अगर मिलेंगे राहुल गांधी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो वोट चोरी की बात कर देंगे। भाई पीएमओ उनको ब्रीफ करेगा कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कौन से मुद्दे उठाने, बात ये नहीं है
बिल्कुल फरहद, देखिए आप जो बात कर रहे हैं मैं आपसे एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ बात ये नहीं है कि वो इसलिए, बात ये है कि वो जो मीडिया स्पेस है उसको किसी के साथ भी वो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते हैं कि मोदी से मिले पुतिन और उसके बाद फिर राहुल गांधी से भी मिले पुतिन। अच्छा, अब ये दिन आ गए हैं तो वो कोई स्पेस शेयर ना हो, हेडलाइंस में मोदी के साथ सिर्फ पुतिन ही हो, मोदी के साथ राहुल किसी तरह से ना आ जाए, ये सीधे तौर पर इसलिए है ये सब कुछ। जाहिर सी बात है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर मिलेंगे तो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, कैसे रिश्ते हैं, कैसे रूस से हमारे रिश्ते रहे हैं, उन सब की वो बात करने जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर है। मैं लौट रही हूँ आपके पास और जल्दी जल्दी दोनों से ही मैं सवाल लूंगी और फिर फरहद लास्ट में आपसे। अरुण जी, क्या फिर हम ये माने कि मोदी जी का किला जो है वो दरक रहा है और अंदर खाने दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, और कौन होगा मोदी के बाद, इसको लेकर एक शॉट कौन चेहरा होगा, उसकी एक तरह से एक जो है वो जंग चल रही है, क्योंकि हमने योगी के केस में भी ये देखा और अब हिरेन जोशी के केस में भी हम ये देख रहे हैं। बुशरा जी, इस निष्कर्ष पर पहुंचना तो थोड़ी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। हिरेन जोशी हैं कौन? हिरेन जोशी ना आईएएस है ना आईपीएस है और ना तो गुजराती है। हिरेन जोशी भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा जो कस्बा है जहां सबसे ज्यादा नकली कपड़ा बिकता है, वहां के रहने वाले हैं और उन्होंने पुणे से टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। उन्होंने उसके बाद पीएचडी की ग्वालियर से और वो भीलवाड़ा के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो जब इनकी मोदी से मुलाकात हुई तो एक कोई इंजीनियर्स का फंक्शन था, उस फंक्शन में अचानक कोई स्नैग आ गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो वहां मौजूद हिरेन जोशी ने उसको तत्काल ठीक कर दिया। बस वो था, मोदी जी उन्हें पिकअप करके अपने साथ ले गए। तो वो गुजराती भी नहीं है, वो आईएएस आईपीएस भी नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, ये मोदी ने देखा और 2008 से वो उनके साथ हैं। अब आप यहां और ये देखिए, आज एक और बात आई थी कि अब अश्विनी वैष्णव देखेंगे उनकी जगह। पहले जब बात आई थी, अश्विनी वैष्णव भी राजस्थान के हैं, उनका भी वो नहीं है। तो एक बड़ी चीज ये भी है कि कहीं पीछे एक गुजरात लॉबी भी सक्रिय है, क्योंकि ये अगर सरकार का कोई चेहरा है आज तो अश्विनी वैष्णव है। हर काम के लिए वो आईएएस है, रिटायर्ड, गुजरात का, उड़ीसा काडर के। तो ये जो कार्टेल नया बन रहा है गुजरातियों के बीच में, वहां जो ये बात आ रही है कि नंबर 2 परेशान है, ये चीजें हो रही हैं। ये चीज है क्योंकि हिरेन जोशी की ताकत ज्यादा बढ़ गई। अब वो कोई महिला चंडीगढ़ की है, उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात करने लगे। अब ये काम तो अमित शाह का है, ये कैसे कोई दूसरा कर सकता है? तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अंदर अब अस्तित्व की लड़ाई है और आपसी पावर की लड़ाई है। अगर ये वहां रहते हुए इन्होंने इतना बड़ा खेल कर लिया तो फिर वो किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है? वो खतरा तो अमित शाह के लिए है, क्योंकि अभी तक तो ये माना जाता है करते सब अमित शाह है, नाम मोदी का रहता है, बस काम सारे अमित शाह करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी सेंध अमित शाह के काम में हो गई। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हिरेन जोशी जो है वो किस ऐप के, बेटिंग ऐप क्या, 50,000 करोड़ से ज्यादा का खेल है उसमें। इनकी विदेश यात्राएं हुई, कहां कहां गए, क्या क्या हुआ, कई मीटिंगों में गए, तो एक पैरेलल पावर बन गए थे। इन्होंने अपनी एक अलग अंपायर खड़ी कर ली है। ये एक और बात हुई, ये कहा जा रहा है, उस पर भी सवाल उठना है, क्योंकि बेटिंग ऐप वो छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, आप याद करिए, उसमें बड़ी गिरफ्तारियां हुई और अभी तक उसकी वो जांच चल रही है। उसमें अगर जोशी जी आ जाते हैं तो फिर तो अभी 50,000 करोड़ का तो सिर्फ खुलासा है, और इसके अलावा टेक्निकली जितना मोदी जी के आसपास चीजें डेवलप होती है वो सिर्फ हिरेन जोशी देखते हैं। इसी बात के लिए वो लाए गए थे। तो यहां ऐसा भी है कि वो फाइल्स की जब बात होती है तब हिरेन जोशी की भूमिका आती है, और चीजों पर जब बात होती है, हजारों करोड़ के घपले जो घपला कहें या उसको बेटिंग ऐप के पीछे सपोर्ट कहें, उसमें भी हिरेन जोशी की भूमिका है। तो ये अमित शाह के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बना? हिरेन जोशी। ये सबसे बड़ी चीज है। मोदी जी के नजदीक पहुंचे, नजदीक उनके साथ पहुंचने के बाद आप चेहरा देखिए। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग आज सरकार का चेहरा किसको देखते हैं? अश्विनी वैष्णव को। तो ये दो राजस्थानी जो हैं,
ये सुपर पावर बन रहे थे पीएम और पीएम के नजदीक। एक चीज ये भी है। दूसरी बात जो हम लोग बात कर रहे थे, जो आपने कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने जो बात कही है कि वो विदेश जाएं, तब भी विदेश के उन देशों की सरकारों से कहा जाता है कि इनसे मत मिलिए जहां वो जाते हैं, और भारत में तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा फर्क किसी को भी दिखेगा जब आप एक पढ़े लिखे आदमी से मिलेंगे और जब आप एक अनपढ़ से मिलेंगे, तो दोनों लाइनें आपको छोटी बड़ी बहुत साफ दिखाई पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी का डर जो है वो यही है कि अपने से, देखिए, पार्टी के भीतर कोई नहीं है, सरकार के भीतर कोई नहीं है, सरकार के भीतर वही लोग हैं जो मोदी जी के आंख के इशारे पर चलते हैं। पार्टी में कौन है आज? नड्डा साहब की कोई हैसियत है नहीं। तो नरेंद्र मोदी को एक बात लगती है कि अगर राहुल गांधी किसी भी विदेशी नेता से उसी मंच पे मिलेंगे, भाई भारत आए हैं तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो तकनीकी तौर पर दोनों बराबर हैं। फिर जब बात आएगी मोदी जी का कद अचानक छोटा हो जाएगा। तो मोदी जी इसलिए जो है राहुल गांधी को कहीं किसी भी लेवल पे अपने समकक्ष आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन 1 to 1 ओपनली बात होगी उस दिन ये साबित हो जाएगा कि कौन कितना गहरा है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी कहीं बोल नहीं सकते, और इतनी लंबी लंबी बातें करते हुए 2001 से लेके आज तक, मैं तो 98 में मिला था जब वो मध्य प्रदेश आए थे, वो आज तक मीडिया से बात नहीं कर सकते। हम लोग मिलना चाहते थे, कभी उन्होंने मीडिया से बात नहीं। क्यों? क्योंकि सवालों के जवाब दे पाना, मुद्दों पर बात कर पाना नहीं है मोदी जी के बूते में, स्क्रिप्टेड जी बिल्कुल, और इसी वजह से वो पीछे डालना चाहते हैं। और अब जो मामला फंसा है हिरेन जोशी का, ये मोदी जी के लिए गले में फंसे मछली के कांटे की तरह होगा, जो कहो जानलेवा भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं, और ये भी साफ तौर पर लग रहा है कि क्या मोदी और शाह के बीच में एक तरह की कोई जंग की कोई शुरुआत हो गई है, और कौन उनके साथ रहेगा, सत्ता हस्तांतरण होगा, मोदी के बाद कौन होगा, क्या इस सब की पूरी जंग जो है, जो अंदर खाने हो रही थी, जिसकी बात हमेशा से होती रही लेकिन इतने खुलकर नहीं थी, क्या हिरेन जोशी की शक्ल में वो क्या खुलकर सामने आ गई है? सिद्धार्थ जी, बहुत क्विकली, वक्त की बहुत कमी है, अगर आप 1 मिनट वाइंड अप कर सके, और फिर उसके बाद लास्ट कमेंट फराह का। जी, मेरे ख्याल से ये विषय ऐसा नहीं है, ये विषय पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम के, ये क्या कहते हैं, चूल्हे हिलाने वाला है। इसमें ये नहीं देखिए कि सत्ता परिवर्तन होगा तो मैं बैठूंगा या तुम बैठोगे, पूरा का पूरा बीजेपी का जो गुब्बारा है वो पूरा का पूरा ध्वस्त होने की संभावना है। इसीलिए सारे लोग उसमें उसको गुब्बारे को किसी तरह बचाने की अभी कोशिश करेंगे। अंदर खाने में कोई आपस में क्या कहते हैं, सत्ता के लिए खींचतान अभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि सत्ता पूरी की पूरी हाथ से ही चली जाएगी। दूसरी और प्रमुख बात है, आप लोगों ने कहा, थोड़ा सा मेरा अंतर है, राहुल गांधी को प्रोटोकॉल के अनुसार तो लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते पुतिन साहब से मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इस पुतिन साहब की इस यात्रा में राहुल गांधी का नहीं मिलना एक छुपा हुआ वरदान साबित हो सकता है। उसका कारण बहुत सिंपल सा है, दुनिया आज 2 ध्रुवों के बीच में झूल रही है। एक तरफ अमेरिका यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ चाइना रशिया है, भारत बीच में है। पुतिन के यात्रा को समझना है तो रशिया, चाइना और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की व्यवस्थाएं समझनी होती है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में सहभागी लोकतंत्र है, भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, रशिया और चाइना में तानाशाही है। अब रशिया की तानाशाही चाहे व्यक्ति की हो, चाहे वो चीन की तानाशाही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हो, लेकिन तानाशाही हमेशा विस्तारवादी होती है। इसीलिए चीन गालवान हो या ताइवान हो उसमें घुस के बैठ जाता है, इसीलिए रशिया यूक्रेन में घुस के बैठ जाता है। लेकिन जो सहभागी लोकतंत्र होते हैं अमेरिका जैसे, वो ईरान के साथ गलत ही सही हमला तो करते हैं लेकिन जमीन कब्जा नहीं करते। अब भारत की स्थिति यह है कि भारत में तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता 5 साल में एक बार वोट डालती है, उसके बाद अगले 5 साल तक जनता जो है वो शक्तिहीन हो जाती है और सरकार बहुत ताकतवर हो जाती है। भारत की अभी की जो सरकार है वो कंबोडिया से लेके ईरान तक के बारे में बात करती है कि अखंड भारत है, तो विचारों में तो है विस्तारवादी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जिस समय पीओके और अखंड भारत हाथ में आने वाला था, भारतीय सेना ने ला दिया था, तो ट्रंप के दबाव में आके दोनों छोड़ दिया। तो ये एक समस्या के बीच में क्योंकि फंसी हुई है,
मेरे ख्याल से पुतिन का जो ये विजिट है, पुतिन का विस्तारवादी देश है, उनको अभी कोई भी विस्तारवादी देश जो होता है, विस्तारवादी व्यवस्था, उसको अपना विस्तार करने के लिए सेना की जरूरत होती है, हथियार की जरूरत होती है, और सेना और हथियार के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। रशिया के पास पुराने समय से ही हथियारों की कमी नहीं है। उनका हाथ थोड़ा सा भी टाइट चल रहा है क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं पैसे के मामले में। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूक्रेन वार में उसके 10 लाख सैनिक ऐसे हैं जो कि या तो हताहत हो गए या तो लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। और हमें पता है रशिया भले बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा उसके पास जखीरा होगा हथियारों का, लेकिन लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या के मामले में कम है। मेरे ख्याल से मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि पुतिन की जो यात्रा खत्म होने वाली है, खत्म होते होते आपको भारत और रशिया के बीच में ऐसी कोई संधि पर हस्ताक्षर होते हुए मिले कि भारत से बहुत ज्यादा लोग रशिया जाने लगेंगे। उसका बहाना बनाया जाएगा पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट या कुछ, लेकिन असल में उनका काम होगा रशिया की जो सेना है उस सेना को किसी तरह की मदद करना, या तो सैनिक बन के मदद करना, या तो सेना के लिए खाना बना के मदद करना, या तो सेना के लिए कपड़े सी के मदद करना, या तो सेना की ड्राइवरी करके मदद करना। तो आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि पुतिन की यात्रा खत्म होते होते भारत और रशिया के बीच में पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट के नाम पर एक कोई संधि हो जाए, और उसके बाद भारत से बहुत मात्रा में लोग रशिया जाना शुरू करें। जाएंगे तो किस बहाने से पता नहीं, वापस किस बहाने से लौटेंगे मुझे ये नहीं पता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या लौटेंगे तो किस ढंग से लौटेंगे, वहां पर क्या काम करेंगे। क्योंकि भारत के साथ दिक्कत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने जितने हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में हमारा डिफेंस जब काम किया था, जिस समय पाकिस्तान के 400-500 ड्रोन हम पर हमला किए थे, तो उसमें हमारे डिफेंस में सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ था रशिया का दिया हुआ S-400 मिसाइल। उसके बाद जब हम पाकिस्तान के 10-12 ठिकानों पर हमला कर सके, वो सफल हमला इसीलिए कर सके क्योंकि हमारे पास थे ब्रह्मोस मिसाइल। ये दोनों रशिया से हमको आते हैं। और हथियार एक ऐसी चीज है कि उपयोग हो जाता है तो खाली हो जाता है, घर में सब्जी की तरह है, आज अगर उपयोग हो गया तो कल आपको नया चाहिए। तो भारत के साथ मजबूरी है कि उसको हथियार चाहिए, रूस के साथ मजबूरी है कि उसको सेना के लिए आदमी चाहिए। ये जो पुतिन साहब की यात्रा होगी ये इसी दोनों के बीच में रहेगी। इसीलिए अगर इस पुतिन की यात्रा में लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की यात्रा में अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज माना जा सकता है, क्योंकि इसमें इस यात्रा के बाद जितने भी हिंदुस्तानी रशिया जाना शुरू करेंगे वो चले तो जाएंगे, लेकिन वहां वो क्या काम करेंगे और वापस कैसे लौटेंगे इसकी गारंटी मुझे नहीं दिख रही। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, और ये देखना होगा कि जो मीडिया में दिखाया जाएगा और उसके बाद क्या होगा वो हमें देखना है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं देख रही थी, जहां उत्तर प्रदेश में बाकायदा तौर पर पुतिन की तस्वीर लगाकर और आरती की जा रही है। इससे पहले ट्रंप की जा रही थी, अब जो है पुतिन की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद जुबैर जो है ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर, उन्होंने फैक्ट चेक करके बता दिया कि बाकायदा ये तो भाई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको कॉमन मैन की तरह जो है, कॉमन जनता की तरह जो है, आम जनता की तरह उनको दिखाया जा रहा है ANI की तरफ से। तो वो भी हमने देख लिया। तो इस देश में सब कुछ मुमकिन है। मैं सोच रही थी कहां से आते हैं ऐसे लोग, फिर पता चल गया अच्छा बीजेपी से आते हैं ऐसे लोग। लास्ट कमेंट फरहाद 30 सेकंड में, क्या अब आपको लग रहा है ये इस्तीफे यहाँ खत्म, या आपको लग रहा है अभी तो शुरुआत हुई है, पार्टी अभी बाकी है? देखिए, अब मुझे इस्तीफों पर बोलने से ज्यादा सिद्धार्थ भाई ने जो कहा है, सिद्धार्थ भाई की बातों को ध्यान में अगर रखिए तो ये पूरे हिरेन जोशी वाला जो पूरा प्रकरण है बहुत आसानी से डिकोड हो जाएगा। अगर कोई ऐसी संधि जो 30 घंटों की पुतिन की भारत यात्रा है उस दरमियान ऐसी होने वाली है और उस संधि को फिलहाल जनता से छुपाया जाना है, इसलिए तो कहीं ये प्लांट करके हिरेन जोशी वाली स्टोरी सामने नहीं लाई गई है कि हम सब मिलकर के हिरेन जोशी के पीछे लगे रहे और इधर पीछे अंदर खाने कोई खेल हो जाए, और बाद में पता चले कि हिरेन जोशी ही फोन कर रहे हैं मीडिया को कि चलो ये खबर चला दो कि पुतिन साहब आए और उन्होंने मोदी जी के पैर छू करके आशीर्वाद लिए। ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी हमारे महान है, नॉन बायोलॉजिकल है, कर ही लेंगे। अब तीर्थ सेवा कर दिया है उन्होंने पीएमओ को, तो नॉन बायोलॉजिकल तो पहले ही है वो, अब तीर्थ सेवा भी कर दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। पुतिन साहब पैर ही छू सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो पैर छू लेंगे तो हमारे लिए तो कम से कम गर्व की बात है ना कि पुतिन जैसा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है और हम भारतीय हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है उसके पीछे अंदर खाने बहुत बड़ा बड़ा खेल चल रहा है,
और बहुत मुमकिन है कि ये हिरेन जोशी वाला एपिसोड जो है ये अमित शाह ने लीक कराया हो। पावर स्ट्रगल तो है अंदर में, इसमें कोई शक नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आने वाली जो वक्त है उसमें उनको लगता है। और इसीलिए देखिए कि राजनाथ सिंह साहब ने भी एक जो है उनको भी इल्हाम हो गया, होटल नंबर 420 कमरा नंबर 420 में आके उनको किसी ने बताया कि जो है राजीव गांधी नेहरू जी जो है जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। देख ऐसे ऐसे लोग, आपको अलौकिक लोग हमारे देश में है, कुछ भी हो सकता है। तो जोशी साहब जाएंगे, नवनीत सहगल चले गए, जैन साहब चले गए, वो लॉ कमीशन वाले चले गए, जोशी साहब जाएंगे कि अभी और विकेट गिरेगा या अब जोशी साहब के बाद फिर जो है रोक लिया जाएगा मामला, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हिमानी सूद का पूरा एपिसोड जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला वो खुल के सामने आ गया है जनता के। और अब ये जो फाइल खुलेगी एब्स्टन फाइल, तो इस फाइल के बाद देखिए कि कितनों की और फाइल खुलती है। जी बिल्कुल, तो आने वाला वक्त इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, राज छुपाए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी के इस एरा में भी अब सूत्रों के हवाले से खबरें बाहर आने लगी हैं और अब राज जो है वो इस तरह से खुलने लगे, बहुत इससे पर्देदारी थी और एप्स्टीन फाइल से इसकी शुरुआत हुई है, कहां जाके रुकेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी, नमस्कार।